साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, क्लास 12 के लिए हम लोग जो है ना फिजिक्स का पेपर लेकर के आ चुके हैं। आपका एग्जाम जो है 21 अक्टूबर के दिन होगा। तो अभी के इस वीडियो में है, वैसे तो हम आपको सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बताने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार चलिए फटाफट से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी है ना, और सब्जेक्टिव भी है। वैसे हम पीछे के वीडियो में ऑब्जेक्टिव का उत्तर बता दिए थे, एक बार देख लीजिएगा। ये सारा का सारा आपका जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बट अभी के इस वीडियो में क्या करेंगे हम लोग, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की एक साथ आपको कंप्लीट करवा देंगे, ताकि आप आराम से जो है ना लिख पाइएगा। चलिए बिना देरी करते हम लोग स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। अगर आप लोग जो है ना चैनल पे पहली बार आ रहे हो, चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि इसके बाद केमिस्ट्री का पेपर आएगा, बायो का, मैथ का, हिंदी इंग्लिश सारा, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहना। चलिए विषय को देख लीजिएगा। 170 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है वो भी हम आपको सिखाएंगे। तो चलिए 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव है, आपको मात्र 25 प्रश्नों का ही जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग बोला कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो पहला का राइट आंसर बी हो जाएगा, याद रखेंगे, अवतल लेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, जो ना किरणों के मुड़ने को कहा क्या जाएगा, तो बिल्कुल 2 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि अपवर्तन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर वो आपका हो जाता है 3 नंबर, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, तो 3 का सी नंबर हो जाएगा, यानी कि अपरिवर्तित रहता है। सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। और वीडियो को जरा से जरा सभी लोगों में शेयर कर लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4.3 तथा 5/3 है, तो बताइएगा कांच का सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, 4 का सी नंबर हो जाएगा 9/8, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया, ऑप्टिकल फाइबर का किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो 5 का डी नंबर हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 6 नंबर को देखेंगे, तो बोला गया कि एक लेंस म्यू बराबर 1.5 की हवा में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तो बिल्कुल याद रखिएगा 6 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि इन्फिनिटिव हो जाएगा, अपरिभाषित, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है आप लोगों से 7 नंबर, एक लेंस के दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर समान है तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, इस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो बिल्कुल याद रखिएगा। ये आपका जो है ना प्यारे बच्चों नोट कर लेना, 7 का ये हो जाएगा प्लस माइनस में कैपिटल आर, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, तो 8 नंबर बोला जा रहा है आप लोगों से कि एक उत्तल लेंस ऐसे पदार्थ का बना है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, इस लेंस को अगर पानी में जो है ना म्यू बराबर 1.33 में डुबो दिया जाए, तो बताइए यह किसके समान व्यवहार करेगा, तो याद रखिएगा 8 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आभासी पर लेंस की तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 9 नंबर, यदि किसी लेंस की दूरी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो जाती है तो उसकी क्षमता क्या होगी, तो 9 का राइट आंसर सी होगा, 0.5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर डी सी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर प्रश्न बोला कि यदि समान फोकस दूरी एफ के 2 अभिसारी लेंस के एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं तब उनके संवेग की फोकस दूरी क्या होगी, तो आप 10 नंबर का याद रखिएगा, राइट आंसर सी होगा, यानी कि F/2, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 11 है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो है ना सूक्ष्मदर्शी की संवेग और अभिदृश्यक के बीच अधिकतम दूरी क्या हो सकती है, तो आप याद रखिएगा, याद ही कर लेना, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये सारा क्वेश्चन आएगा। तो देखिएगा नेत्रिका और अभिदृश्यक की फोकस दूरियों के योग से अधिक, ऑप्शन ए नंबर होगा, बिल्कुल ही करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना 12 नंबर बोला जा रहा है आप लोगों से, सामान्य संयोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई क्या होगी, तो आप याद रखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बिल्कुल 12 का हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि F/0 प्लस F/E, ऑप्शन नंबर डी होगा। 13 है कि सामान्य आंख के लिए जो है ना स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो आपको पता ही होगा 25 सेंटीमीटर होता है, तो ऑप्शन डी होगा 25 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रकाश किस प्रकार के कणों के कंपनों से बनता है, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि वायु कण, एयर जो है ना पार्टिकल, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत के द्वारा किसका व्याख्या नहीं होता है, तो 15 का बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखेंगे ध्रुवन के द्वारा, और राइट आंसर बिल्कुल ही सी होगा। आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, हम सब्जेक्टिव का भी कंप्लीट आंसर बताने वाले हैं आपको, एंड पीडीएफ इसका कहाँ मिलेगा डाउनलोड करने के लिए सिखा देंगे, ठीक है। चलिए 6 नंबर है, 2 समान कला संबंध वाले प्रकाश स्रोत द्वारा
उत्पन्न तरंग होता है। तो आप 16 का याद रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है ना 16 का ए नंबर हो जाएगा, यानी कि लगभग एक समान तरंग दैर्ध्य के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है कि विनाशी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर बराबर होना चाहिए। तो याद रखिएगा 17 का ऑप्शन भी होगा आपका 2n+1 α/2 के समांतर होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 18 नंबर बोला जा रहा है आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन सबसे उत्तम पर जो ना उत्तम अपवर्णन प्रकाश के स्रोत है। तो बिल्कुल यहाँ पर 18 नंबर का ऑप्शन आपका सी होगा, यानी कि एक मरकरी ट्यूब, ऑप्शन नंबर आप लोग याद सी नंबर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 19 नंबर है व्यक्तिकरण रक्त दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताएं यदि 9:4 अनुपात में, तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। तो देखो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात यहाँ पर अगर बोला गया तो आप याद रखेंगे 25 अनुपात हो जाएगा आपका जो है ना एक, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 20 नंबर बोला जा रहा है आप लोगों से, क्या बोला कि जब स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो तब फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी। तो बिल्कुल आप 20 नंबर का नोट करेंगे, ऑप्शन होगा बढ़ती है, राइट आंसर आप लोग ये नंबर बिल्कुल ही नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर 21 नंबर बोला जा रहा है आप लोगों से कि निकट दृष्टि दोष से जो है ना दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को ऐसे लेंस का व्यवहार करता है जिसकी क्षमता यदि -2 डायोप्टर यानी दी है, तो उस व्यक्ति के लिए दूरी बिंदु क्या होगी। तो 21 का ऑप्शन बड़े हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए नंबर आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 बोला जा रहा है आप लोगों से, जब जो है ना प्रकाश की किरणें तीक्ष्ण कोण पर से मुड़ती है तब इस घटना को क्या कहेंगे। तो 22 का ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे विवर्तन होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 23 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश तरंगों की प्रकृति होती है किस टाइप की। तो 23 का राइट आंसर बी होगा, यानी कि अनुप्रस्थ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोला जा रहा है आप लोगों से ब्रूस्टर का नियम क्या है। तो याद रखिएगा 24 का ऑप्शन सी होगा, यानी कि आपका म्यू बराबर जो ना 10 IP हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 बोला कि जब किसी पदार्थ पर 7 सेंटीमीटर पर आपतित होता है तब परावर्तित प्रकाश दूरी के जो ना प्रकाश दूरी पूरी तरह जो ना ध्रुवित होता है तब पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 1.63 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 26 नंबर बोला जा रहा है आप लोगों से 2 डायोप्टर एवं जो ना -3.5 डायोप्टर के 2 लेंस संपर्क में रखे जाते हैं तब संयोग की क्षमता क्या होगी। तो आप याद रखेंगे 26 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ना बी नंबर, यानी याद रखेंगे -1.5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 27 नंबर बोला जा रहा है कि तरंग दैर्ध्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होगा। तो 27 का बी होगा, यानी कि घटता है, यानी कि डिक्रीज होगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने जो ना बोला जा रहा है कितना नंबर 26 नंबर 28 नंबर प्रश्न, छोटे आपतन कोण के लिए म्यू यानी अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा। तो वो 28 का ऑप्शन बी होगा, याद रखेंगे आप लोग म्यू -1 बट्टे में आपका ए होगा, ऑप्शन नंबर ए बी आप लोग याद रखेंगे। 29 है इंद्रधनुष का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारण से होता है। तो 29 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा वर्ण विक्षेपण के कारण। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 30 नंबर बोला जा रहा है श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तब सबसे अधिक विचलन जो है ना विचलन किस अवयव का होता है ना। तो 30 का सी नंबर जाएगा, यानी कि वैंगनी का। तो इस प्रकार से हमने टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब सब्जेक्टिव की बारी है तो इसका आंसर भी अभी बताऊंगा, वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, है ना। चलो यहाँ पर देखो इसमें 10 क्वेश्चन, आपको मात्र 5 क्वेश्चन का ही जवाब देना होगा, 2 मार्क्स मिला तो 10 नंबर मिलेगा। ठीक है चलिए, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने बोला गया कि अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं जो ना निरपेक्ष तथा सापेक्ष अपवर्तनांक के बीच में अंतर भी स्पष्ट करना है। साथ में 2 नंबर है कि एक उत्तल लेंस पानी में पूर्णतः डूबा हुआ है, लेंस की क्षमता घट जाती है, क्यों घटती है ये बताना है। 3 नंबर है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के विदर्शक का द्वारक छोटा क्यों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। 4 नंबर बोला जा रहा है आप लोगों से निकट दृष्टि दोष कैसे उत्पन्न होता है और इसका निवारण कैसे होगा। साथ में 5 नंबर है कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा वर्ण विक्षेपण क्षमता से आप क्या समझते हैं। आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है आप लोगों से सूर्योदय के समय पूरब जो ना दीक्षित तल जो ना दीक्षित लाल क्यों प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर जो ना तरंगाग्र की परिभाषा दे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जो ना संपोषी व्यक्तिकरण की शर्तों को लिखे। 9 नंबर की विवर्तन का कारण क्या है। साथ में 10 है कि जो ना पोलराइड क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन यानी 2 मार्क्स वाला
कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो लॉन्ग में क्या बोला कि 11 से 15 तक क्वेश्चन आपको इसमें से मात्र 3 क्वेश्चन बनाना है। 5 मार्क्स मिला तो 10 नंबर 15 नंबर कंप्लीट मिलेगा आपको। देखो पहला प्रश्न क्या बोला कि किसी पतले लेंस के लिए निम्नलिखित सूत्र प्राप्त करें, जैसे कि 1/f बराबर म्यू माइनस 1 और साथ में जो ना ऊपर में दिया 1/r प्लस माइनस में 1/r2। तो इसका आपको क्या करना है, भिन्न और देखिए क्या लिखा है, बोला कि विभिन्न पद सामान्य अर्थ में प्रयुक्त करना है। ठीक है, तो मतलब कि आपको प्रूव करना होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 12 नंबर बोला कि बताइए किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की क्रिया समझाएं, इसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें। टेढ़ा है, वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है, विचलन रहित वर्ण विक्षेपण से आप कैसे प्राप्त करेंगे। अगली क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर बोला जा रहा है आप लोगों से जो ना हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है, इसके आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियमों को प्राप्त करें। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है जो ना यंग के व्यक्तिकरण के प्रयोग का वर्णन करें तथा फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो इस प्रकार से हम टोटल प्यार बच्चों सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया। अब इसका सब्जेक्टिव आंसर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखो आंसर गूगल से भी डाउनलोड कर पाओगे, वैसे मैं आपको बताने वाला हूं। तो गूगल में आपको जाना है और मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके डाउनलोड करना है। कैसे करना हम आपको कंप्लीट बता दो और अभी वीडियो में बताएंगे अच्छे से आंसर। ठीक है, समझाएंगे भी, तो बने रहो। फटाफट से चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग यहाँ पर देखिए सबसे पहले आंसर की डाउनलोड करना है तो गूगल को पैन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लेना है। और अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोगों को चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर जो है गूगल में आकर के क्या कर लेना है, सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में देखो आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर लो। क्लिक करते हैं इस प्रकार से इंटरफेस बन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, नीचे चले आइएगा। नीचे आइएगा तो आपके सामने जो है ना इस प्रकार से देखिएगा प्यार बच्चों, क्लास जो है ना देख लीजिए, क्लास 12 का सेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, और क्लास 12 अक्टूबर मंथ एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे आप लोग। क्लिक करते ही ना आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, नीचे चले आइएगा। नीचे आइएगा यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, इसे ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन क्यों करोगे, कल आगे आपका सेंटअप एग्जाम होने वाला है ये नवंबर मंथ में। इसके अलावा आपका फाइनल एग्जाम जो तैयारी कर रहे हो आप लोग बोर्ड एग्जाम का, उसके लिए शाम में 7:30 बजे डेली बोर्ड आपका बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का भी क्लास करवाया जाता है, तो आप इसके लिए भी जुड़ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो ये आपका साइंस का सेशन है, इसमें ऑल सब्जेक्ट फिलहाल फिजिक्स का करना है। सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिएगा। एक बार आकर के पेज को ना रिफ्रेश आप करना, मतलब जब जब आओगे तो रिफ्रेश करना, तभी आंसर की वगैरह दिखेगा। ठीक है, तो चलो नीचे आओगे, ऑब्जेक्टिव के आंसर की बात करेंगे तो ये भी दिया गया, बट ये फिलहाल अभी जो है ना इसमें थोड़ा सा चेंज किया जाएगा। ठीक है, तो आप मिला लेना। ठीक है, अगर वीडियो से याद कर लो तो अच्छी बातें करो, नहीं तो उसे भी हम चेंज कर देंगे। सब्जेक्टिव आंसर हम पहले ही अपडेट कर दिए। ठीक है, तो देखो कंप्लीट में बताऊंगा। यहाँ पर देखोगे तो पहला क्वेश्चन का हम लोग उत्तर दे रहे हैं, अच्छे से पढ़ दे रहे हैं, आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेना, अच्छा होगा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन का उत्तर होगा किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम में प्रकाश की गति और किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का उत्तर होगा जब एक लेंस को जल में डुबाया जाता है तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अविलंब से दूर झुक जाता है। चूंकि जल वायु से अधिक सघन माध्यम है, जल में प्रकाश का झुकना कम होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देखेंगे 3 नंबर का दिया जा रहा है। ठीक है, देखो 3 का जो आंसर होगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का व्यवहार निकट स्थित सूक्ष्म आकार की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। साथ में 4 का उत्तर होगा नेत्रों में यह दोष उत्पन्न होने का कारण प्रकाश की समानांतर जो है किरणपुंज आंख द्वारा अपवर्तन के बाद दृष्टि पटल पर न बना करके उसके सामने ही प्रतिबिंब बना देता है। ऐसे जो ना दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर के जो है ना नेत्र के निकट आ जाता है। इसका जो ना अंतर्निहित कारण अनुवांशिक और पर्यावरणीय जो ना कारकों का संयोजन माना जाता है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिएगा आपका 5 का उत्तर हो जाएगा जब किसी प्रकाश किरण को प्रिंज से गुजारते हैं तो प्रिंज से प्राप्त होने वाले रंगों में सीमांत रंगों के विचलन कोण के जो ना अंतर को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहेंगे। तो ठीक है, आगे बढ़ता। अब ये शॉर्ट हो गया कंप्लीट। लॉन्ग की बात कर लेते हैं। तो लॉन्ग में हम लोग यहाँ पर जो है ना सबसे पहले 12 नंबर का उत्तर दिए। ठीक है, 3 क्वेश्चन तो बनाना था ना। तो देखो सूक्ष्मदर्शी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की क्रिया और इसकी आवर्धन क्षमता के बारे में जानकारियां आप पॉइंट वाइज लिख देना, नंबर यहाँ पर दे देना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर आप इस प्रकार से दे देना, हम यहाँ पॉइंट लिख दे। ठीक है, देखो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी 2 लेंसों में से मिलकर के बना होता है। इसमें एक अभिदर्शक लेंस तथा एक नेत्रिका लेंस होता है। अगला होगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता इस प्रकार दी जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का
इस्तेमाल वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा और अध्ययन में किया जाता है। अगला होगा, इसका इस्तेमाल छोटी वस्तुओं या जीवों को देखने और बड़ा करने के लिए भी किया जाता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश स्रोत मंच पर रखी वस्तु को दिखाई देता है। अगला हो जाएगा, प्रकाश को कंडेंसेशन नामक भाग द्वारा वस्तु पर केंद्रित किया जाता है। अगला होगा, समान रूप से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में से एक नेत्री या अथवा कह सकते दो नेत्री द्विनेत्री नेत्रक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो 13 का कंप्लीट उत्तर होगा, अच्छे से देखिएगा। उत्तर हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण क्षमता से तात्पर्य है किसी पारदर्शी पदार्थ में अलग अलग रंगों के प्रकाश का अलग अलग वेग होना वर्ण विक्षेपण से जुड़ी जानकारियां होगा। तो देखो पॉइंट वाइज आप लिखना, मैंने पहले बोला नंबर दे देना आप लोग, ठीक है। देखो जब श्वेत प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो वह 7 रंगों में बट जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहेंगे। अगला होगा, वर्ण विक्षेपण की वजह यह है कि पारदर्शी माध्यम से गुजरते समय अलग अलग रंगों की रोशनी के अपवर्तन कोण अलग अलग होंगे। साथ में अगला होगा कि वर्ण विक्षेपण के बाद प्राप्त रंगों के समूह को वर्ण क्रम कहेंगे। साथ में होगा, अधिक तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश यानी लाल रंग का विचलन कम होता है, जबकि कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश यानी कि बैंगनी रंग का विचलन ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से हमने टोटल जो है 13 नंबर को भी देख लिया। अब है 14 नंबर का आंसर, आप यहाँ पर कंप्लीट देखेंगे। देखो 14 का जो उत्तर होगा ना प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक देखना, उत्तर हो जाएगा, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के मुताबिक प्रकाश तरंगे के रूप में चलता है। इस सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को समझा जा सकता है। चलिए फटाफट से समझते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे, उत्तर हो जाएगा, पॉइंट वाइज लिखना, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के मुताबिक प्रकाश जो है ना तरंगांग्र के रूप में आगे बढ़ता है। तरंगांग्र के पर मौजूद हर बिंदु तरंगिकाओं का स्रोत होता है। ये तरंगिकाएं तरंग की गति के साथ आगे बढ़ती है। प्रकाश तरंगे प्रकाश स्रोत से निकल करके सभी दिशाओं में चलती है। अगला लिखिएगा, प्रकाश तरंगिकाएं जो ना संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है। अगला लिखिएगा, हाइगेंस ने एक वर्णव्यापी माध्यम यानी कि ईथर की कल्पना की थी। अगला लिख दीजिएगा, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के मुताबिक प्रकाश की तरंगे ईथर में बहुत तेजी से चलती है। अगला लिखिएगा, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के मुताबिक प्रकाश की तरंगे आंख की रेटिना पर पड़ने पर वस्तु दिखाई देती है। अगले लिखिएगा, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के मुताबिक अलग अलग रंगों की प्रकाश तरंगों की लंबाइयां अलग अलग होती है। आगे लिखिएगा, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के मुताबिक परावर्तन अपवर्तन व्यक्तीकरण विवर्तन ध्रुवन की व्याख्या की जा सकती है। तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट आंसर देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट पेपर ला रहे हैं, केमिस्ट्री। तैयार रहिए आप लोग, और आर्ट्स वाले बच्चे भी तैयार रहिएगा। कमेंट करिएगा किस किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।